हेलो एवरीवन, संग्राम आईएएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के लेक्चर नंबर 2 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया हुआ था फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटी। ठीक है, बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स और जो थ्योरीज थे उनके बारे में हमने डिस्कशन की हुई थी। अगर कोई पर्सन इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहा है ना, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा आप जो जाके उस वीडियो को देख के आओ, क्योंकि यहाँ पे जैसे प्रियम्बल हो गया, प्रियम्बल में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैंने पहले ही वहाँ पे डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप वापस देखोगे तो आपको जो है बेटर अंडरस्टैंड होगा। ठीक है। और बाकी जो है, अगर बात करूँ इस वीडियो की इंपॉर्टेंस में, तो यहाँ पे ये जो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ से जो है फोर्थ नंबर का सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। पॉलिटी में सबसे ज्यादा वेटेज आपका पार्लियामेंट सेक्शन था, पिछले साल 4 क्वेश्चन आए हुए थे। उसके बाद फिर जो दूसरा सबसे ज्यादा वेटेज होता है आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, डीपीएसपी हो गया और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए। तो इस पोर्शन का सबसे ज्यादा दूसरे नंबर में वेटेज होता है। और तीसरे में आप देखोगे आपकी जुडिशरी, और फोर्थ नंबर पे यहाँ पे ये जो है आपकी मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सिलेक्ट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल हो गया। ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वेरियस सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमने जो है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ कहाँ से लिया हुआ है। तो ये पोर्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ नंबर में। तो यहाँ से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी हमेशा बनी रहती है, और हर एक साल में या फिर एक या दूसरे साल में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है जी। तो आ जाओ, फर्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे जो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट कैसे होती है? तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के ऊपर यहाँ पे आएंगे। ठीक है। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो डेवलप होता है ना, तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम देखोगे, तो यहाँ पे जो है आपकी जो है 1773 के आसपास जो है यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पे इंडिया में पॉलिटी को शुरू कर देते हैं। ठीक है। जिसमें आप देखोगे धीरे धीरे करते हुए यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लॉज लाते हैं, चार्टर एक्ट लाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं। ठीक है। तो वो चीज़ आपकी जो है ना, वो जो पोर्शन है, ठीक है, अदर हैंड जो है उसका अदर हाफ, जो अदर हाफ का जो पोर्शन है वो आप जो है यहाँ पे हम उसको जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में करेंगे। ठीक है जी। ऐसी बात नहीं है यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज़्यादा आएंगे। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया 1935, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1919 का एक्ट हो गया। तो ये सारे एक्ट्स जो है यहाँ पे जो है इंडियन पॉलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, बट इनको हम जो है यहाँ पे हिस्ट्री में करेंगे। ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री का यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके तो हिस्ट्री में यहाँ पे करेंगे, इसके साथ बस इसकी लिंकेज है। तो हम शुरू करेंगे जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हम करेंगे एम एन रॉय से शुरू। तो यहाँ से जनरली आप जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आप जो है लेक्चर्स देखोगे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये वहीं से रिकमेंड करेंगे। ठीक है। क्योंकि जो हिस्ट्री की चीज़ है वो हिस्ट्री में यहाँ पे शूट करती है। तो आ जाओ यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट टाइम लाइन है आपकी, जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड सबसे पहले प्रपोज की जाती है एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है। और ये जो टाइम होता है ये है 1934 का। आपके पर्सन है एम एन रॉय, ये प्रपोज करते हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर मैं बात करूँ एम एन रॉय के ऊपर, ठीक है, तो अब ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। और आपके ये जो लेनिन होते हैं ना, लेनिन के ये खास पर्सन थे। तो यहाँ पे इंडिया में जैसे जो आइडियोलॉजी होती है ना गांधी की, यहाँ पे तो गांधी की आइडियोलॉजी को ये बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता है। ये जो आपकी जो है ये एम्यूनेशन और एग्रेसिव वॉरफेयर के ऊपर यहाँ पे ये बिलीव करता था पर्सन एम एन रॉय। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ टाइम तक ये इंडिया में रहता है, यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पे उसके साथ वर्क करता है। ठीक है। उसको फाउंड करता है। उसके बाद फिर यहाँ से ये जो है यहाँ पे जर्मनी चला जाता है। ठीक है। और जर्मनी के जाने के बाद फिर यहाँ पे कुछ टाइम बाद ये पर्सन जो है आपका जो है मैक्सिको पहुंच जाता है। मैक्सिको में आपकी जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको जो है वो एम एन रॉय के द्वारा ही एस्टेब्लिश की हुई थी। ठीक है। तो इसके बारे में एक छोटी सी यहाँ पे जो है डिटेल थी, वो बता दी आपको। अब देखो 1935 में यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफिशियल डिमांड होती है, जो आपकी सबसे बड़ी पार्टी होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये यहाँ पे ऑफिशियली डिमांड करती है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर यहाँ पे ये जो है ऑफिशियल डिमांड करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका जो 1940s का टाइम होता है। ठीक है। इस टाइम आप देखोगे वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी है। और वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पे जो है आपको जो है इंडिया में देखने को क्या मिलता है? अगस्त ऑफर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ब्रिटिशर्स यहाँ पे जो है इंडियंस की डिमांड को एक्सेप्ट कर देते हैं इन अगस्त ऑफर। भी तुम्हारे को तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है ना, तो हम उसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ठीक है। तो इंडिया यहाँ पे इसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है। पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं महात्मा गांधी इसको। तो यहाँ पे जो है एक छोटी सी यहाँ पे जो है हिस्ट्री है। अब इसके बाद आ जाओ मेन 1946, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइम पीरियड में आपका जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है ना, इसके यहाँ पे जो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूट कर देती है। ठीक है। आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर ये कॉन्स्टिट्यूटेड होता है।
अंडर आपका कैबिनेट मिशन प्लान। 46 के टाइम की बात होती है। अब यहाँ से आपकी जो है मेन स्टोरी शुरू होगी। ठीक है जी, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होती है, तो यहाँ पे आप देखोगे इनिशियली जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं बता सकता है कोई? यहाँ पे आपको जो है इसके मेंबर्स देखने को मिलेंगे 389। ठीक है, तो जिसमें यहाँ पे आपके कुछ एक लोग जो है पार्शियल इलेक्टेड थे और कुछ एक आपके जो है नॉमिनेटेड थे। ओके, अब इसमें आप देखोगे ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं ना, इसमें 389 सीट्स होती है। तो इसमें आप देखोगे कुछ एक पोर्शन यहाँ पे जो है जो आपका पाकिस्तान है, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पे छोड़ी होती है। तो यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे डिमांड रखता है कौन? मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग के जो पर्सन्स होते हैं ना यहाँ पे, ये क्या करते हैं, ये इस पे जो है यहाँ पे कंटेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो ये जो 389 पोस्ट थी, ठीक है, या मेंबर्स की सीट्स थी, ये रिड्यूस हो जाती है यहाँ पे 299 तक। ठीक है, तो आपको जो है एग्जाम में स्टेटमेंट आएगी तो सबसे पहले आपसे स्टेटमेंट पूछेगा भाई यहाँ पे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इसमें क्या सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर थे या सारे के सारे नॉमिनेटेड मेंबर थे? ठीक है, तो अब बोलोगे भाई यहाँ पे जो है आपके पार्शियल इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी थे। तो आपसे ये जो है ये स्टेटमेंट बनेगी। अब दूसरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं टाइमलाइन के ऊपर वापस आता हूँ तो आपका ये जो 9 दिसंबर 1946 का टाइम होता है, तो इस टाइम में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे मीटिंग होती है। तो इस मीटिंग में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे मुस्लिम लीग नहीं होती है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, यहाँ पे जो है जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है इस मीटिंग के या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं वो बनते हैं आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, तो टेम्पोररी बेसिस पे होता है बेसिकली। जैसे आपका जो है यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन में जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उस टाइम पे आप देखोगे स्पीकर की जगह यहाँ पे एक प्रोटम स्पीकर यहाँ पे जो है यहाँ पे अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे वो जो प्रोटम स्पीकर होता है ना वो सीनियोरिटी के बेसिस पे होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो यहाँ पे जो है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है यहाँ पे जो है सीनियोरिटी के बेसिस पे यहाँ पे आपको जो है इनको ये जो है टेम्पोरली यहाँ पे प्रेसिडेंट बना देते हैं। ठीक है, और बाद में फिर यहाँ पे जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं वो बनते हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आ जाओ 9 दिसंबर के बाद यहाँ पे आप 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946। ठीक है, तो यहाँ पे जो है पास किया जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो आज की डेट का आपका ये जो प्रियम्बल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसका यहाँ पे जो है जो उसको इंस्पायर किया हुआ था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने यहाँ पे जो है उसको इंस्पायर किया हुआ था। तो आपको सबसे पहली बात तो ये पता होनी चाहिए भी यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया हुआ था? तो यहाँ पे आपके जो है जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ था। दूसरी बात ये आपको ये पता होना चाहिए भी यहाँ पे जो है इसने जो है इंस्पायर किया हुआ था प्रियम्बल को। ठीक है जी, और यहाँ पे जो है जो की टर्म्स क्या क्या यूज की हुई थी, तो सबसे फर्स्ट की टर्म यहाँ पे यूज की हुई थी आपकी इंडिपेंडेंट, सोवरेन, रिपब्लिक। याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए यहाँ पे बात क्या क्या की हुई थी। और इसके साथ ही ये जो सिटीजन सेंट्रिक क्या है, ठीक है, जो सिटीजन्स के लिए क्या किया हुआ था, टू ऑल सिटीजन्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे सिटीजन्स के लिए यहाँ पे इन्होंने एंश्योर की हुई थी जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी और फ्रीडम। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में यहाँ पे मेंशन थी। ठीक है जी, तो इस पॉइंट को हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं इसमें बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट। अब
30 दिसंबर के बाद जो इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना, वो होता है 1947 में। 1947 में आपका जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भी क्या इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो है एम्पावर करता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को एक सॉवरेन बॉडी? बोलो, करता है या नहीं करता है? यहाँ पे पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए या नहीं पढ़िए? तो इस एक्ट में सबसे पहली बात ये बोलता है भी यहाँ पे ये आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, इसको सबसे पहले सॉवरेन करो। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इस एक्ट के थ्रू जो है यहाँ पे ये उसको सॉवरेन बॉडी यहाँ पे ये डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे आज की डेट की आपकी ये जो जुडिशरी है ना, जैसे सॉवरेन बॉडी है, वैसे यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे सॉवरेन कर देते हैं, जब तक यहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता तब तक। और इसमें जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यहाँ पे जो है इसके पास जो है कुछ एक पावर्स दे देते हैं। तो इसमें यहाँ पे जो है जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं इस एक्ट के थ्रू जो है ये ऐड कर दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे अब जो है आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, ये यहाँ पे जो है नए लॉ बना सकती है, ठीक है, कैन मेक न्यू लॉज। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो ब्रिटिशर्स के जो एक्ट है ना, इसको ये रिमूव भी कर सकती है अगर इसको यहाँ पे जब जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, तो ये बात यहाँ पे याद रखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 में यहाँ पे जो है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको सॉवरेन बॉडी बनाया हुआ था। और दूसरी बात यहाँ पे जो है इसमें लेजिस्लेटिव फंक्शन जो है यहाँ पे इसके ऊपर जो है ऐड कर दिए गए हुए थे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको जो है डेट आती है, ये है 26 नवंबर ऑफ 1949। ठीक है, बता सकते हो इस टाइम में क्या है? तो इस टाइम में आपके जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको बनाने का टाइम होता है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है जी, इतना टाइम इसको जो है बनाने में लगता है। और दूसरा यहाँ पे जो है इसी टाइम पे जो है ये जो 26 नवंबर जो है 1949 है, यहाँ ये आपकी जो है डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। और आपका जो है ये जो 26 जनवरी ऑफ 1950 है, इस टाइम पे आपका जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक है जी, अडॉप्टेशन और यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन के बारे में यहाँ पे ध्यान रखना। अडॉप्ट जो है 26 नवंबर जो है 1949 को यहाँ पे किया हुआ था और यहाँ पे 1950 में यहाँ पे इसको जो है इंप्लीमेंट किया हुआ था। तो एक क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे आपसे, क्या इंडिया इस टाइम सॉवरेन था? हाँ या ना में बोलना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। जो है 1950 से पहले के टाइम में जो है 1946 से 1949 के बीच में क्या इंडिया जो है यहाँ पे सॉवरेन था या डोमिनियन स्टेटस में था? आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं यहाँ पे। इंडिया जो है आपका 1946 से 49 के अंडर जो है ब्रिटिश डोमिनियन स्टेटस के अंडर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ पे नोट करना। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है हमेशा इंडिपेंडेंस बोलते हैं, तो इंडिपेंडेंस में यहाँ पे जो है आपको ये टर्म ध्यान रखनी है, कंप्लीट सॉवरेन था या नहीं था। तो हम उस टाइम पे जो है कंप्लीट सॉवरेन नहीं थे जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होता है। ठीक है, इस टाइम तक हम जो है यहाँ पे डोमिनियन ऑफ स्टेटस में थे। तो एक पॉइंट आपके लिए ये हो गया, इसको भी यहाँ पे आप जो है नोट करके रखोगे। और एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछता हूँ, क्या आप बता सकते हो कि इस टाइम पे इंडिया क्या रिपब्लिक था या नहीं था इससे पहले? इंडिया जो है 26 जनवरी 1950 आपका 1950s के टाइम तक मैं पूछता हूं आपसे, क्या इंडिया रिपब्लिक था या नहीं था? ठीक है, बोलो। इंडिया जो है आपका जो है 26 नवंबर जनवरी जो 1950 का टाइम था ना, इस टाइम पे यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम रिपब्लिक बनता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा यहाँ से जो है इंडिया जो है इसी टाइम में सॉवरेन बॉडी भी यहाँ पे बनती है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंप्लीमेंट हो जाता है।
अब देखो ये जो तुम्हारी टाई लाइन थी, ठीक है, तो यहाँ से एक आधा क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती रहती है। अब दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी है वो है आपकी जो है यहाँ पे कमेटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आपकी जो है दो टाइप की कमेटीज़ है, एक मेजर कमेटी है, एक माइनर कमेटी। तो माइनर कमेटी जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो है मेजर कमेटी। तो मेजर कमेटी में सबसे फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ तो आपके जो है फर्स्ट पर्सन हम लेते हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी जो है कौन कौन सी यहाँ पे जो है कमेटीज को यहाँ पे लीड कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नेहरू जी जो है तीन कमेटीज को यहाँ पे लीड कर रहे थे, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहली बात है यहाँ पे यूनियन पावर कमेटी होगी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे ये जो कमेटी होती है ना, ये डील करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है जी। बेसिकली जो है नेहरू जी की जो जितनी भी पार्टीज है ना, ये यूनियन से रिलेटेड है। अगर यूनियन वर्ड आपको देखने को मिलेगा कहीं भी, तो आप जो है बेझिझक जो है आप जो है टिक मार सकते हो, उसके ऊपर भी ये राइट है, ठीक है, नेहरू जी के रिलेटेड है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। अब दूसरी कमेटी जो है यहाँ पे नेहरू जी जिसको लीड कर रहे थे वो है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ये किसके साथ डील करती है किसी को पता? ये डील करती है आपके प्रिंसिपल ऑफ यूनियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सिंपल सी बात है, डील करती है ये प्रिंसिपल ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और तीसरी कमेटी आपकी है यहाँ पे स्टेट कमेटी, कौन सी है? ठीक है। तो ये डील क्या करती है, ये आपकी जो है नेगोशिएट करती है आपकी प्रिंसली स्टेट्स के साथ है, ठीक है, इंटीग्रेशन के लिए। नेगोशिएशन विद प्रिंसली स्टेट्स फॉर इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना। तीन कमेटी जो है जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड है, तो ये तीन कमेटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। कई बार ऐसा होता है जैसे ये जो प्रोविंशियल कमेटी है ना, इसको जो है स्टेट कमेटी के साथ यहाँ पे इसको जो है रिप्लेस कर देते हैं। टर्मिनोलॉजी सेम टू सेम होगी भी, प्रिंसली स्टेट के साथ किसने जो है यहाँ पे नेगोशिएट किया हुआ था, तो नेगोशिएट नेहरू ने किया हुआ था और इंटीग्रेशन जो है पटेल ने की हुई थी। तो इस चीज़ के बारे में यहाँ पे आप ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट पर्सन है B.R. अम्बेडकर। तो अम्बेडकर ने यहाँ पे जो है लीड की हुई थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहा था, उस कमेटी को यहाँ पे जो है लीड किया हुआ था आपके B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है। तो इस कमेटी में बेसिकली जो है 7 पर्सन थे, 7 के के आपको जो है नाम यहाँ पे याद नहीं रखने, ठीक है। नाम रखने आपको सिर्फ 2 पर्सन के याद, अम्बेडकर के अलावा। यहाँ पे जो है फर्स्ट पर्सन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे देवी प्रसाद केतान, ठीक है। तो ऐसा होता है भी, ये जो पर्सन है ना, इनकी जो है उस टाइम में जो है क्या होती है, डेथ हो जाती है, ठीक है जी। तो इनकी जो रिप्लेसमेंट होती है वो रिप्लेसमेंट होती है आपकी जो है टी कृष्णाचारी। तो ये 3 पर्सन आपको जो है यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी में यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बेसिकली जो है ड्राफ्टिंग कमेटी जो किसने ड्राफ्ट की हुई थी यहाँ पे जिसको लीड कर रहे थे वो अम्बेडकर थे। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी बातें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जो है रख सकते हो तो रख लेना। दूसरी बात है यहाँ पे जो है सरदार पटेल। दूसरे जो है यहाँ पे आपके पर्सन है सरदार पटेल। तो सरदार पटेल ने यहाँ पे लीड की हुई थी आपकी प्रोविजन कमेटी। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्रोविंसेस।
ठीक है जी। तो पटेल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, प्रोविंशियल कमेटी इन्होंने जो है यहाँ पे लीड की हुई थी। अब नेक्स्ट पर्सन जो यहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेंगे वो है आपके कौन, जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी ने यहाँ पे जो है जो कमेटी लीड की हुई थी वो है आपकी फंडामेंटल राइट्स की कमेटी। ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है जो नेक्स्ट पर्सन है वो है आपके जो है राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद के ऊपर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक बात इफेक्ट बता देता हूं मैं आपको। देखो ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ये यहाँ पे रोल प्ले कर रही होती है, यहाँ पे डुअल रोल। ठीक है जी। कौन सा रोल प्ले कर रही होती है ये, डुअल रोल। तो डुअल रोल में ऐसा होता है यहाँ पे एक तरफ इसको जो है जो लीड कर रहा होता है वो राजेंद्र प्रसाद होते हैं, और दूसरी तरफ यहाँ पे जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको लीड कर रहे होते हैं यहाँ पे जीवी मावलंकर। तो इसमें जो है आपकी जो राजेंद्र प्रसाद है ना, जो कमिटीज को यहाँ पे ये यहाँ पे लीड करते हैं। तो आपकी जो है ये प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर हो गया, और स्टीयरिंग कमेटी है ये राजेंद्र प्रसाद के अंडर होती है, और मावलंकर जो आपके लेजिस्लेटिव बॉडी और प्रोविंशियल पार्लियामेंट जो है उसको ये लीड करते हैं। ठीक है जी। तो आपके राजेंद्र प्रसाद जो लीड करते हैं ना, ये लीड करते हैं आपकी दो कमेटीज को। तो फर्स्ट वन है आपकी यहाँ पे रूल ऑफ प्रोसीजर, और दूसरी है यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी। बेसिकली आपकी ये जो पार्लियामेंट के जो फंक्शन है ना उसके ऊपर यहाँ पे ये बात करते हैं। ठीक है। आपकी जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको बाद में रिप्लेस कौन करता है, पार्लियामेंट करता है ना। तो बेसिकली ये जो है पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ पे बात करते हैं, और राजेंद्र प्रसाद जो है आप देखोगे ये प्रेसिडेंट है इस टाइम, इस जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो सिंपल सी बात है, अगर राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा तो आप जो है यहाँ पे रूल ऑफ प्रोसीजर, जो आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबलीज है ये कैसे यहाँ पे जो है फंक्शन करेगी ये बात करती है, और दूसरी आपकी जो स्टीयरिंग कमेटी है ये ओवरसो करती है और डायरेक्ट करती है यहाँ पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है। कोऑर्डिनेशन और यहाँ पे जो है डायरेक्शंस के ऊपर यहाँ पे स्टीयरिंग कमेटी काम करती है। तो रूल ऑफ प्रोसीजर जो है यहाँ पे ये देखता है फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। इंपॉर्टेंट है याद रखना। और दूसरी जो है ये जो स्टीयरिंग कमेटी है ये ओवरसॉ करती है, एक क्या कहता हूँ, ओवरसॉ, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है। तो इस चीज को आप जो है यहाँ पे याद रखोगे राजेंद्र प्रसाद के बारे में। अब नेक्स्ट आपकी जो है जो लास्ट है वो है जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर यहाँ पे आपकी जो है लेजिस्लेटिव बॉडी को यहाँ पे देखते हैं, और दूसरे यहाँ पे जो है आपके प्रोविंशियल पार्लियामेंट को देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली कैसा होता है, जैसे मंडे टू वेडनेसडे जो होता है ना एक टाइम से सिस्टम होता है भी, यहाँ पे जो है इस टाइम पे ये सर जो है यहाँ पे क्लास लेंगे, और वेडनेसडे के बाद सैटरडे को जो है इस टाइम पे ये सर क्लास लेंगे। तो वही वाली बात होती है उस टाइम पे। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जो है इस टाइम से इस टाइम के बीच में यहाँ पे लीड करते हैं, और उसके बाद फिर जीबी मावलंकर इस टाइम से इस टाइम के बीच में यहाँ पे लीड करते हैं। तो ये जो है यहाँ पे कितनी 7-8 कमिटीज़ होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको यहाँ पे जो है स्टार मार्क कर लेना। ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, अब है सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। बेसिकली जो है जो यूपीएससी तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछना काफी टाइम हो गया है, बंद कर दिया हुआ है, बट आपके जो स्टेट पीसीएस है ना उसके जो मेन्स है उसमें जो है यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है सेलियंट फीचर्स को यहाँ पे आप डिस्कस करो। ठीक है। कई बार यहाँ पे लक भी अच्छा होता है यहाँ पे, और मेन्स में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
तो आप बता सकते हो भी यहाँ पे जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो है यहाँ पे सेलिएंट फीचर्स क्या है, कम से कम 7-8 पॉइंट तो बता ही सकते होंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे सेकुलर स्टेट होगी, सिंगल सिटीजनशिप होगी, यूनिवर्सल आइडेंटिफाई फ्रेंचाइज हो गया है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है इसके यहाँ पे फीचर है। फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी, तो ये सारे इसके फीचर है। इसके बारे में यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे अगर आप राइट कर सकते हो तो ठीक है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे जो है आपको जो है एक ब्रीफ आइडिया दूंगा, बाकी जो है ये जो फीचर है ये बारी बारी करके जो है पूरा जो है जब हम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, या फिर पूरी जो पॉलिटी को देखेंगे तो ये सारे फीचर वापस से रिपीट करेंगे। तो सबसे पहला फीचर है आपका जो है ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 1.5 लाख से ज़्यादा वर्ड्स यहाँ पे जो है राइट किए हुए हैं, ठीक है। तो इनिशियली आप देखोगे यहाँ पे 395 आर्टिकल्स हैं, प्रेजेंट डे में 470 समथिंग कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं, ठीक है। आप देखोगे स्टार्टिंग में यहाँ पे जो है 22 पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के, अब जो है 25 हो गए हैं। स्टार्टिंग में आप देखोगे यहाँ पे 8 शेड्यूल थे, आज की डेट में 12 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के यहाँ पे आप देखोगे भी अमेंडमेंट है, 42nd अमेंडमेंट देखोगे आप जो है एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन उसको बोलते हैं। तो इतनी सारी अमेंडमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दूसरा यहाँ पे फीचर अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आपके यहाँ पे क्या बोलोगे? आपका जो है इंडिया जो है यहाँ पे आपका फेडरल सिस्टम है, ठीक है, विद यूनिटरी बाइस, विद यूनिटरी बाइस। आप देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम जो है आपकी जो नॉर्मल कंडीशंस है यहाँ पे, ये जो नॉर्मल कंडीशन है इस टाइम पे इंडिया जो है आपका फेडरलिज्म को फॉलो करता है, ठीक है। बेसिकली जो है यहाँ पे ये जो फेडरलिज्म का वर्ड है ना आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो है जब आपकी जो है जुडिशरी यहाँ पे जो है आती है, ठीक है, केशवनंद भारती केस के बाद, तो उसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपका जो है ये फेडरलिज्म जो है पार्ट बन जाता है आपके बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे जो इमरजेंसी का टाइम होता है इस टाइम में इंडिया क्या बन जाता है यहाँ पे जो है यूनिटरी मॉडल को इसको फॉलो करता है, ठीक है जी। आप देखोगे आर्टिकल 1 जो है जिसको बोलते हैं इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको जो है फेडरल वर्ल्ड जो ये जो शब्द है वर्ड है कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, बट इसकी जो फीचर आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके पीछे का रीजन पता क्या होता है? इसके पीछे का रीजन ऐसा होता है यहाँ पे जो है हमने मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है जो भी चीजें है वो सारी वर्ल्ड से थोड़ी थोड़ी उठा के की हुई है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो है जो आपके B.R. अम्बेडकर होते हैं, तो यहाँ पे ये पता क्या करते हैं, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या होती है? यहाँ पे जो आपके जो अमेरिका है, अमेरिका में आप देखोगे जो 1765 या फिर 1775 के आसपास यहाँ पे जो है जो 13 कॉलोनीज थी वो इकट्ठी होती है और उसके बाद यहाँ पे ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाती है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे जो कुछ टाइम बाद जब यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है इनका, तो उसके बाद फिर जब अब्राहम लिंकन के टाइम आता है तो यहाँ पे जो है ये जो सदर्न स्टेट्स होती हैं, ठीक है, तो ये बोलती है भी यहाँ पे अब्राहम लिंकन यहाँ पे जो है एक बिल लाते हैं जिसमें जो है स्लेवरीज को यहाँ पे अबॉलिश करना होता है। जब स्लेवरी को अबॉलिश करने का टाइम आता है तो यहाँ पे सदर्न स्टेट्स बोलती है भी हमारी जो यहाँ पे जो इकोनॉमी है ये स्लेव्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अगर तुम इसको जो है यहाँ पे जो है हटा दोगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिविल वॉर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जिसमें ये जो सदर्न स्टेट्स बोलते हैं भी हम यहाँ पे जो है इस फेडरेशन से बाहर निकल जाएंगे और अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे राइट करेंगे, ठीक है। तो अंबेडकर जी बोलते हैं भी मैं इंडिया के लिए ऑप्शन छोड़ूंगा ही नहीं, ठीक है। तो इंडिया के लिए बोलता है भी यहाँ पे जो है फेडरल सिस्टम तो है पर यूनिटरी बाइस है, तो इसलिए आर्टिकल 1 में सीधे ही बोल देते हैं भी इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट है। तो ये इसके पीछे की स्टोरी है, ठीक है जी। तो जिसमें यहाँ पे जो है जब अमेरिकन सिविल वॉर होती है ना उस टाइम जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे एक वर्डिंग देती है, तो जिसमें बोलती है भी यहाँ पे जो अमेरिका जो है इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट है, ठीक है। जिसमें जो है आप जो है यूनियंस को भी तोड़ नहीं सकते और स्टेट्स को भी तोड़ नहीं सकते, बट इंडिया के केस में ऐसा होता है। तो यहाँ पे जो है इंडिया को बोलता है ये इंडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स। मतलब बोलने का मतलब क्या है, जो आपकी ये जो यूनियन है ना इसको आप तोड़ मरोड़ नहीं सकते, ठीक है, इंडिस्ट्रिक्टेबल है। और जो ये जो स्टेट्स है ना इनको आप जो है डिस्ट्रक्ट कर सकते हो जैसे वैसे करके। जैसे आप देखोगे मध्य प्रदेश जो है यहाँ पे पास्ट में आपको देखने को नहीं मिलेगा, उत्तराखंड देखने को नहीं मिलेगा, तो ये जो है यहाँ पे पंजाब का पार्ट होता है, ये यहाँ पे यूपी का पार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसके साथ, ठीक है। टाइम काफ़ी हो रहा है, अब नेक्स्ट आ जाओ। जो नेक्स्ट फीचर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको जो है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या प्ले करते हैं रोल यहाँ पे, ये प्ले करते हैं यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर। आर्टिकल 75 या कुछ ऐसा होगा जिसमें यहाँ पे ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्म दी हुई है। इसमें ऐसा होता है यहाँ पे जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, अगर यहाँ पे जो है पीएम यहाँ पे जो है अगर रेजिग्नेशन देते तो यहाँ पे सारे को यहाँ पे रेजिग्नेशन देना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या है, आपको देखने को मिलेगा फीचर यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हो गए। फंडामेंटल राइट्स के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ होगी, डीपीएसपी हो गया है ना, इसके बारे में हम देखेंगे आगे। इंडिया क्या है, एक सेकुलर स्टेट है और क्या पॉइंट है। उसके बाद मैंने बताया यहाँ पे जो है सिंगल सिटीजनशिप है इस कंट्री के,
ये फीचर है इसका, टेंशन मतलब आगे बताऊंगा सारा। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है, 18 साल की उम्र से आगे जो है हर कोई वोट कर सकता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपकी, इमरजेंसी के प्रोविजन है, उसके बाद फिर आपको जो है यहाँ पे जो है रिजिडिटी विद फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। ठीक है जी, तो इसमें यहाँ पे आपकी जो है बेसिकली बात कर रहे हैं, मैं सिंपल और स्पेशल मेजोरिटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आपकी सिंपल मेजोरिटी और दूसरा यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, अब जो है इतनी आसानी से जो है जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको आप जो है यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, बट जब जरूरत होगी तब आप उसको चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद और क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपको जो है 3 टायर यहाँ पे गवर्नमेंट देखने को मिलेगी। बेसिकली बोलूँ तो यहाँ पे आपको जो है पंचायती राज देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारे फीचर यहाँ पे जो है आपके जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे 14-15 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अगर मेंस में आता है तो आप राइट कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट जो है जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये है प्रियम्बल। प्रियम्बल एक ऐसा जो है यहाँ पे टॉपिक है जिसको जो है यहाँ पे जब आप प्री के से मेन से लेके जब इंटरव्यू तक जाते हो ना, तो यहाँ पे जो है एग्जामिनर या फिर इंटरव्यूअर आपसे जो है हमेशा इसके बारे में क्वेश्चन करता है। तो प्रियम्बल बेसिकली आपका जो है 4 कंपोनेंट से यहाँ पे ड्राइव करता है। ठीक है, तो 4 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट कंपोनेंट है आपका यहाँ पे सोर्स। जो आपका ये जो प्रियम्बल का सोर्स है, प्रियम्बल बेसिकली जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिसोर्स है ये है आपका पीपल। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो है दूसरी बात बोलता है भी यहाँ पे जो है जो प्रियम्बल, बेसिकली प्रियम्बल क्या है, विद द पीपल ऑफ इंडिया सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये क्या बोलता है भी यहाँ पे जो है दूसरी बात है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है। दूसरा कंपोनेंट बोलता है यहाँ पे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट। तो इंडियन स्टेट का नेचर देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको सोवरेन, देखने को मिलेगा सोशलिस्ट, देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको सेकुलर, देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ठीक है जी, यहाँ पे आपको जो है भारत की जो सरकार है इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब तीसरा फीचर यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, तीसरा है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, भी ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स इट्स सिटीजन है। तो सिटीजन्स के प्रति आपको क्या ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, तो सबसे पहले बोलती है अभी सिटीजन्स को यहाँ पे जो है ये जस्टिस सर्व करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पे क्या सर्व करेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और फोर्थ पार्ट जो है आपका प्रियम्बल का बोलता है डेट ऑफ अडॉप्टेशन। तो अडॉप्टेशन है यहाँ पे आपकी जो है 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे जो है आपका जो है प्रियम्बल अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है जी, तो ये आपके 4 कंपोनेंट है प्रियम्बल के। अब आ जाओ बारी बारी इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं प्रियम्बल। ठीक है, तो प्रियम्बल में सबसे पहली बात बोलते हैं विद द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है ना, यही बताता है यहाँ पे जो है आपकी ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को ये एम्पावर करता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, इंडिया में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी को यहाँ पे कौन रूल करता है, यहाँ पे पीपल। तो जो पावर है ना वो लोगों के हाथ में है, जनता के हाथ में। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है विद द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। इसके बाद फिर ये क्या बोलता है, सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, किस चीज़ में, तो यहाँ पे बोलता है ये सोवरेन। दूसरा बोलता है यहाँ पे सोशलिस्ट, आपकी जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होती है उसमें यहाँ पे ऐड होता है। तीसरा वर्ड सेकुलर, ये भी उसी टाइम ऐड होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक, और फिफ्थ वन आपको देखने को मिलेगा रिपब्लिक। तो ये 5 वर्ड जो है डिस्क्राइब करते हैं नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट है। ठीक है जी, प्रियम्बल को जो है रटना नहीं है, समझना है, इसको 4 कंपोनेंट्स में है ये।
उसके बाद फिर यहाँ पे तीसरी में जो यहाँ पे जो कंपोनेंट होता है ये क्या बोलता है अभी, ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स इट्स सिटीजन। तो इसके जो है सिटीजन्स के टुवर्ड्स क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे आपको जो है चार यहाँ पे आपको जो है कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे इसमें। तो सबसे पहली बात बोलता है ये जस्टिस, ठीक है जी। तो जस्टिस के भी तीन यहाँ पे जो है सब क्लासिफिकेशन यहाँ पे की हुई है। तो जस्टिस में आपको जो है तीन सब क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट वन देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे जो है सोशल, दूसरी देखने को मिलेगी यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस, और तीसरी जस्टिस यहाँ पे देखने को मिलेगी पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। तीन इसके पार्ट है। यहाँ पे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाता है भाई जस्टिस जो है किस किस की टाइप की है, यहाँ से बोलेंगे भाई यहाँ पे जो है जस्टिस ऑफ अपॉर्चुनिटी बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। सोशल जस्टिस को हटा के जस्टिस ऑफ अपॉर्चुनिटी बोलोगे तो बोलोगे भाई यहाँ पे जो है ये प्रीएम्बल में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा है यहाँ पे जस्टिस के बाद है आपका लिबर्टी। लिबर्टी यहाँ पे आपको जो है दो ग्रुप्स में देखने को मिलेगी, बेसिकली 5 वर्ड्स है। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप 1 है तो यहाँ पे होते हैं थॉट एंड एक्सप्रेशन, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। और दूसरी जो यहाँ पे ग्रुप है वो है यहाँ पे बिलीफ फेथ एंड वर्शिप, ठीक है जी। ये दूसरी चीज यहाँ पे इसके साथ जुड़ी हुई है। तो लिबर्टी के साथ यहाँ पे जो है 5 वर्ड्स जुड़े हुए हैं, तो आप इसको याद रखोगे, लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। ये आपको जो है प्रियम्बल यहाँ पे बताता है। जो तीसरा वर्ड है यहाँ पे जो है आपके जो है वो है इक्वालिटी। तो इक्वालिटी में यहाँ पे दो बातें बोली हुई है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, आपको इक्वालिटी ऑफ स्टेटस दिया जाएगा। दूसरा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, ठीक है। टेंशन मत लो, वापस से जो है इनको बारी बारी में यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, मेंस में भी यहाँ से जो है क्वेश्चन बनते हैं। और लास्ट जो वर्ड है यहाँ पे ये है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी यहाँ पे दो चीजों के साथ डील करती है। फ्रेटर्निटी बोलती है, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है। तो भाईचारा जो है आपको जो है इंडिविजुअल की डिग्निटी, ठीक है, जिसको गरिमा बोलते हैं, वो मेंटेन रखनी है। और दूसरा है यहाँ पे जो है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बताने वाली बात नहीं, आपको पता चल जाएगा, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। तो ये आपका प्रियम्बल है। और फोर्थ पार्ट यहाँ पे जो है अडॉप्टेशन है, उसके बारे में तो क्या लिखना, वापस ऊपर लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो आ जाओ बारी बारी करके इनकी जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, फर्स्ट कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं यहाँ पे जो है पावर के ऊपर, तो वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये जो सेंटेंस है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये डोनेट करता है यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशन की पावर जो ड्राइव होती है वो लोगों से होती है। पीपल, ठीक है, डायरेक्टली बोलोगे इनडायरेक्टली, डेमोक्रेसी के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी में जो पावर है वो लोगों के हाथ में है। तो बेसिकली जो है यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये बोलती है। अब दूसरा है यहाँ पे जो है आपका नेचर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका वर्ड है सोवरेन, सबसे पहला वर्ड है सोवरेन। तो देखो आपका जो इंडिया है ना, ये जो 1950 है, तो 1950 के पहले इंडिया जो है डोमिनियन ऑफ ब्रिटेन होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा जो है जब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है तो हम यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सोवरेन। तो सोवरेन का सिंपल सा मतलब ये होता है भाई अपने जो डिसीजन है ना हम खुद ले सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं। तो इसको जो है यहाँ पे सोवरेन बोलता, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं बोलता हूँ यहाँ पे आती है एनपीटी, ठीक है, जिसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी। तो यहाँ पे ये जो है न्यूक्लियर बॉम्ब के साथ यहाँ पे ये डील करती है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट बोलता है इंडिया को ऐसा करो ना,
भाई 4-5 स्टेट होती है, जैसे आपकी जो है यूएसए होगी, यूएसएसआर होगी, फ्रांस होगी, ब्रिटेन हो गए, तो इन सारों ने यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया होता है, ठीक है। तो इस टाइम ये बोलते हैं भी इंडिया को जो है आप भी जो है इस ट्रीटी को साइन कर लो, ठीक है। अगर मान लो इंडिया जो है यहाँ पे सॉवरेन बॉडी नहीं होती, ठीक है, वो अपनी डिसीजन खुद नहीं ले सकती, तो यहाँ पीछे क्या है, इंडिया जो है इस बॉम्ब को ट्रीटी को यहाँ पे साइन कर लेता है, एनपीटी को, ठीक है। बट इंडिया क्या है, यहाँ पे सॉवरेन बॉडी है, तो इंडिया ने जो है इस ट्रीटी को यहाँ पे साइन नहीं किया, ठीक है। तो ये सॉवरेन का मतलब है। सॉवरेन का मतलब है आप जो है आपकी जो एक्सटर्नल अफेयर्स है उनको आप जो है यहाँ पे जो है खुद डील करोगे, ठीक है। जब आज़ादी से पहले आप देखोगे यहाँ पे जो है जो ये जो ब्रिटिशर्स हैं, तो ये हमारी जो है फॉरेन पॉलिसी को यहाँ पे जो है डायरेक्ट करते थे, ठीक है। तो इसके बाद जब हमारे को आज़ादी मिली, तो उसके बाद जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसको हम खुद देखेंगे भी हमारे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, ठीक है। तो जिसके लिए मैं तुम्हारे को एग्जाम्पल बताया, यहाँ पे जो एनपीटी है, यहाँ पे नॉन प्रोलिफिकेशन ट्रीटी, यहाँ पे ये इसको जो है बताती है। अब एक क्वेश्चन और बोलता हूँ यहाँ पे, अगर आप जो है सोवरेन है, अगर इंडिया जो है यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, ठीक है ना, इंडिया है, जिसमें यहाँ पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर यहाँ पे कुछ एक एग्रीमेंट्स जो है बाइंडिंग आते हैं, भी इंडिया को ये फॉलो करने ही होगा, क्योंकि यूएन की बॉडी यूएन डब्ल्यू एफ सी, ठीक है, यूएन ट्रिपल सी कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जिसमें यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे इंडिया को जो है ये बाइंडिंग एग्रीमेंट है, अब यहाँ पे फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे यहाँ पे मीटिंग्स में जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होगी, तो उसमें यहाँ पे कुछ एक बातें होगी मैंडेटरी होती है, कुछ एक नॉन बाइंडिंग होती है। तो क्या इंडिया उनको फॉलो कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है, बोलो। तो देखो इसका सिंपल आंसर है ना, जो यूनाइटेड नेशन है ना, यहाँ पे जो है आपको एक कंपलसरी ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे नहीं बोलता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन में आप जो है वॉलंटरली यहाँ पे जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा से आपको ज्वाइन करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। तो इससे जो है इंडिया के पास ऑप्शन है, इंडिया अपने सॉवरेन डिसीजन से डिसाइड करेगी भी इंडिया जो है यूएन का मेंबर बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है, ठीक है। सिमिलरली कॉमनवेल्थ का मेंबर बनना चाहती है, नहीं बनना चाहती है, तो इंडिया जो है वॉलंटरली एक्शन जो है अपनी जो है इच्छा से यहाँ पे ये डिसाइड करता है, ठीक है। तो सॉवरेन का मतलब क्या है भी, अपने जो डिसीजन है ना वो खुद यहाँ पे जो है लेना और दूसरे के इन्फ्लुएंस में ना आना। अब दूसरा वर्ड जो है सोशलिस्ट है, तो बेसिकली जो है ये जो सारी चीज़ें मैंने ना इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है पिछले लेक्चर में यहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई थी, ठीक है। अभी तो मैं ऐसे ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, जिसने नहीं देखी है तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार वापस जाके देख लो, ठीक है, तुम्हारा भला हो जाएगा। अब देखो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, तो इस टाइम पे यहाँ पे आपका जो है SSI सोवरिन हो गया, ठीक है, सेकुलर हो गया, सॉरी सोशलिस्ट हो गया, सेकुलर हो गया, और इंटेग्रिटी, ये जो है 3 वर्ड्स यहाँ पे जो है इस टाइम पे जो है प्रियम्बल में ऐड किए गए, ठीक है। तो इस टाइम में ऐसा होता है जब 47 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आती है, तो यहाँ पे इंडिया इंट्रोड्यूस कर देता है यहाँ पे 3 वर्ड्स, और ये क्या है, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो इंडिया जो है इस टाइम बोलता है भी हम जो है यहाँ पे जो है सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, एक तो पहले से फॉलो करते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे इंडिया बोलते हैं भी हम जो है मार्क्सिस्ट का जो सोशलिज्म है ना, यहाँ पे जो यहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होगी वो पूरी सरकार के अंडर होगी, है ना, जिसमें यहाँ पे जो है आपके जो दूसरे फीचर है यहाँ पे जो है बेसिक एमिनिटीज जो है हर लोगों को दी जाएगी। तो इंडिया बोलते हैं भी हम इस चीज़ को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। इंडिया जो है यहाँ पे एक नया सोशलिज्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है, तो उस सोशलिज्म का नाम है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है जी। अगर आपसे पूछा जाएगा भी इंडिया कौन सा सोशलिज्म फॉलो करता है, तो आप बोलोगे भी इंडिया डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को यहाँ पे फॉलो करता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये एक मिक्स्ड अप्रोच होती है। तो ये कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से अगर आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँ, तो ये आपका जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो यहाँ पे आपकी जो है प्राइवेट सेक्टर है, और यहाँ पे ये आपकी आम जनता है, पब्लिक है। तो ये जो है ना ही कैपिटलिज्म के ऊपर यहाँ पे इसका फोकस है, और ना ही इसका जो है सोशलिज्म के ऊपर यहाँ पे कंप्लीट फोकस है। इस टाइम इंडिया बोलती है भी हम जो है मिक्स्ड अप्रोच यहाँ पे जो है फॉलो करेंगे, जिसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बोलेंगे। जब यहाँ पे जरूरत होगी यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट की, ठीक है, या फिर जो है प्राइवेट सेक्टर में जाने की, तब यहाँ पे हम जो है उस तरफ जाएंगे। जब हमारे को जरूरत होगी सोशलिज्म की तरफ जाने के लिए, जो है कुछ सेक्टर्स को अपन अंडर कंट्रोल करने, नेशनलाइज करने की, तो हम उस तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इंडिया का यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका जो है सेकुलरिज्म। तो सेक्युलर का सिंपल सी बात है, वेस्ट की तरह इंडिया नहीं फॉलो करता है भी, यहाँ पे जो है जो जितनी भी स्टेट्स है उनको हम जो है इंटरफेयर नहीं करते हैं, ठीक है। इंडिया जो है पॉजिटिव सेक्युलरिज्म फॉलो करता है। फिर वो लोग भी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म क्या है, तो मैं फिर बोलूँगा यहाँ पे जो है पीछे वाली वीडियो में जाओ और देखो। इंडियन जो सेक्युलरिज्म है वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इंडिया बोलता है यहाँ पे इसमें जो आपकी जो ऑल रिलीजन्स है ना,
सारे के सारे रिलीजन है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। और दूसरी बात बोलता है भी इंडिया यहाँ पे जो है अब पॉजिटिव सेकुलरिज्म फॉलो कर रहे हैं तो हम यहाँ पे जो है इंटरफेयर कर सकते हैं यहाँ पे रिलीजन के साथ। कैन इंटरफेयर विद रिलीजन, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो है इंडिया का पॉजिटिव सेकुलरिज्म आपको देखने को मिलेगा, ठीक है जी। जिसमें यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे बोलते हैं अभी सारे रिलीजन इक्वल है, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा भी जो है रिसेंटली जो है पिछले साल यहाँ पे कुंभ यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया हुआ था। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था कुंभ? कुंभ जो है यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ था। आप देखो भी सरकार जो है यहाँ पे जो है हज सब्सिडी देती है, तो ये इंडिया का यहाँ पे पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, ठीक है। और इसके साथ ही यहाँ पे आप देखोगे भी इंडिया बोलते हैं यहाँ पे जो है इंटरफेयर कर सकता है टाइम आने पे जो है हर रिलीजन के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टेट है आपकी रिलीजन, तो इसमें यहाँ पे जब जरूरत पड़ेगी तो अब यहाँ पे जो है अगर किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे जो है वायलेट कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो है आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो यहाँ पे जो है एंटर कर जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट कर जाती है एंटर। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सबरीमाला केस, ठीक है, फेमस केस है। इस टाइम में जो है यहाँ पे सरकार ने इंटरफेयर किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया हुआ था। दूसरा यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा ट्रिपल तलाक, है ना। रिलीजन जो है सेंसिटिव मुद्दा है, इसके ऊपर यहाँ पे जो है जब जरूरत पड़ती है तब यहाँ पे जो है अगर राइट्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो तो यहाँ पे सरकार यहाँ पे इंटरफेयर करती है। तो यहाँ पे आपका जो है ये सेकुलरिज्म है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक का। तो डेमोक्रेसी का तो सिंपल सी मतलब ये टू द बाय द फॉर द पीपल जो है यहाँ पे आपको जो है डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। डेमोक्रेसी क्या है, टू द बाय द फॉर द ऑफ द पीपल, जो भी है जो सारी चीज़ है जो करते धरते हैं यहाँ पे जो है जनता है, ठीक है। जो पावर है वो लोगों के हाथों में है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप देखोगे डेमोक्रेसी दो पार्ट की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके बाद जो है मैंने पिछली वीडियो में बताया था, डायरेक्ट में यहाँ पे जो है उसके 4 कंपोनेंट है, प्लेबिसाइट हो गया, रेफरेंडम हो गया, इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे वापस से मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे रिपब्लिक का। रिपब्लिक का मतलब ऐसा है ये डील करता है हेड ऑफ स्टेट से। जो रिपब्लिक का मतलब है जो आपका हेड ऑफ स्टेट है ना वो इलेक्टेड है, ठीक है। अब जैसे इंडिया में बोलते हैं भाई इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है यहाँ पे डेमोक्रेसी, और रिपब्लिक का मतलब क्या है यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट जो है वो इलेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे जो है इंडिया में आपको 2 हेड ऑफ स्टेट देखने को मिले, एक नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा, दूसरा यहाँ पे आपको जो है रियल हेड ऑफ स्टेट देखने को मिलेगा। नॉमिनल हेड हो गया और रियल हेड हो गया। इसमें यहाँ पे इसको जो है नॉमिनल हेड को हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं और जो रियल हेड है उसको हेड ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट आपके प्राइम मिनिस्टर हो गए मोदी जी, और जो है यहाँ पे नॉमिनल हेड जो है द्रौपदी मुर्मू जी हो गए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जब इंडिया में यहाँ पे बोलते हैं भी पावर जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के अंडर है, ठीक है, जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे जो है आपकी जो है हेड ऑफ स्टेट की जरूरत क्यों है, यहाँ पे आपको जो है प्रेसिडेंट क्यों जरूरी है, बता सकता है क्या कोई? तो मैं बताता हूँ आपको। आपका ये जो हेड ऑफ स्टेट है ना ये सर परमानेंट बॉडी है, ठीक है। अब आप देखोगे इंडिया डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, तो डेमोक्रेसी में आपको जो है हर 5 साल के बाद यहाँ पे इलेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है जी। तो इसके लिए यहाँ पे जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर की फोर्स है यहाँ पे आप देखोगे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे ये वापस से रिन्यू होती है, यहाँ पे इलेक्शन होता है, तो यहाँ पे आपको जो है सस्पेंशन देखने को मिलता है। बट दूसरी तरफ आपको जो है यहाँ पे हेड ऑफ स्टेट ऊपर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ये परमानेंट बॉडी है, ठीक है। अगर यहाँ पे जो है कल को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं भी होगी तो यहाँ पे आपकी जो है प्रेसिडेंट जी यहाँ पे रूल कर सकते हैं, ठीक है। और आप देखोगे भी हर चीज जो है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे जो है पास की जाती है। और दूसरी बात ये जो आपके अवार्ड्स हो गए, ठीक है, जो भी फंक्शंस हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी जो है प्रेसिडेंट यहाँ पे इसको जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है। तो ये यहाँ पे आपको रीजन देखने को मिलेगा। आप आ जाओ नेक्स्ट जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव में आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमने बोला हुआ था भाई सिटीजन्स को हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे। सिटीजन्स को हम प्रोवाइड करेंगे जस्टिस, है ना जी, बोला था हमने। तो जस्टिस जो है इंडिया कैसे प्रोवाइड करेगा, तो जस्टिस के लिए इंडिया ने जो है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 बातें बोली हुई थी। हम जो है लोगों को सोशल जस्टिस देंगे, उसके बाद फिर हम यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस देंगे, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे जो है इकोनॉमिक जस्टिस देंगे, ठीक है जी। तो आ जाओ फर्स्ट वन में आपका जो है यहाँ पे सोशल जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहली बात है अगर ये जस्टिस वर्ड आपको नहीं पता तो इसको मैं बोल देता हूँ। जस्टिस का मतलब होता है राइटनेस या फेयरनेस, ठीक है। तो ये जस्टिस का मतलब होता है। तो सोशल जस्टिस में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा,
सोशल जस्टिस का मतलब ऐसा होता है, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो है आपको इनइक्वालिटी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। आप जो है हर एक बराबर है। खासकर जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिमूवल ऑफ इनइक्वालिटी। इंडिया जो है काफ़ी डाइवर्स कंट्री है, तो डाइवर्स कंट्री में आपको जो है डिफरेंट रिलीजन देखने को मिलेगी, डिफरेंट कास्ट देखने को मिलेगी, डिफरेंट रेस देखने को मिलेगी, डिफरेंट जेंडर्स देखने को मिलेंगे। तो इसमें ऐसा है, यहाँ पे जो है आप देखोगे हमारे पास में जो है डिस्क्रिमिनेशन ही डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको यहाँ पे रिमूव करने के लिए इंडिया बोलता है भी हर एक पर्सन को हम जो है इक्वल सोशल स्टेटस देंगे, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे जो है सोशल जस्टिस के थ्रू यहाँ पे ये इंश्योर करेंगे आपके साथ जो है कास्ट के थ्रू कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आपके साथ जो है कोई रिलीजन के थ्रू जो है यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, और ना ही किसी आपकी जो है जेंडर के साथ जो है आपकी कोई फीमेल है या मेल है या फिर आपकी जो है कोई सी रेस है, उस रेस से आते हो तो उसके साथ यहाँ पे आपको डिस्क्रिमिनेशन ना हो आपके साथ में, ठीक है। तो ये जो है फंडामेंटल राइट्स में ये चीज़ें इंश्योर हैं। और दूसरी बात है यहाँ पे जो है जस्टिस का मतलब है यहाँ पे जो आपकी जो प्रोटेक्शन है, खासकर वीकर सेक्शन को है, इसको भी यहाँ पे ये इंश्योर करता है। तो बेसिकली जो है जस्टिस यहाँ पे जो है एफर्मेटिव एक्शंस को भी यहाँ पे प्रमोट करता है। प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन। जस्टिस का मतलब यही है ना, जब इक्वालिटी और जस्टिस देखना दो वर्ड हमेशा एक साथ चलते हैं, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू है। पहले बोलते हैं भी इक्वालिटी देनी चाहिए, बट जरूरी थोड़ी नहीं है हर पर्सन आपको जो है यहाँ पे इक्वालिटी श्योर करेगा, ठीक है। तो इसके लिए जब इक्वालिटी आपको जो है श्योर नहीं होती, तो उसके लिए यहाँ पे जो दूसरा स्टेप होता है, ठीक है, सिक्के का दूसरा पहलू होता है, उसको बोलते हैं जस्टिस। तो जस्टिस यहाँ वहाँ पे आती है और जस्टिस जो है इक्वालिटी को यहाँ पे इंश्योर करती है। तो ये चीज़ें आपकी जो है यहाँ पे डीपीएसपी में यहाँ पे मेंशन है। तो ये सोशल जस्टिस है। सोशल जस्टिस का सिंपल सा मतलब ऐसा है भाई, किसी के साथ जो है कोई भेदभाव ना हो, ठीक है, सोसाइटी में। इतनी सी बात यहाँ पे ये बोल रहा है। दूसरा आ जाओ यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस है। तो इकोनॉमिक जस्टिस में आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात बोलता है यहाँ पे जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लिख लो, आपको देखने को मिलेगी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है ना, वो एक पर्सन के पास नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, कि अंबानी और अडानी है क्या, इसकी जो है जो इनकम है उसको जो है यहाँ पे जो है क्या खत्म कर दिया जाए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। देखो, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ऐसा है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना, तो गवर्नमेंट स्कीम्स में सरकार कोई भी स्कीम ला रही है ना, तो उसको जो है फेयरली यहाँ पे हर पर्सन को जो है यहाँ पे इंक्लूड करे, ये इसका सिंपल सा मतलब है। और दूसरी बात यहाँ पे सरकार बोलती है भी यहाँ पे रिडक्शन ऑफ इनकम इनक्वालिटी। अब ये चीज़ आपको कैसे देखने को मिलेगी? इनकम इनक्वालिटी। आप इनकम में इनक्वालिटी आप कैसे बोल सकते हो भी? आपकी जो है हर पर्सन की इनकम है ना, उसकी कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे जो है डिसाइड की जाती है, ठीक है। उसका जो है माइंडसेट कैसा है, उसका हार्डवर्क कितना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ऐसा है, जो इनकम इनक्वालिटी है ना, आप जो है टैक्स स्लैब के थ्रू यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। जिस पर्सन की जितनी इनकम होगी ना, तो उस पर्सन का जो टैक्स जो स्लैब है ना, टैक्स रेशियो है, वो उतना ज़्यादा हाई होगा, या फिर टैक्स रेट जो है उतना ज़्यादा हाई होगा। तो इसमें जो है सरकार बोलती है, अगर आप ज़्यादा इनकम यहाँ पे जो है उसके आपकी है, तो आपके जो है ज़्यादा टैक्स भरना पड़ेगा। ये इसका बोलने का मतलब है, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस इस थ्रू आपको जो है देखने को मिलेगी। और तीसरी बात यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, ये जो आपकी जो है सरकार बोलती है, हर पर्सन जो है उसके पास जो है राइट टू लिवलीहुड है, और उस पर्सन को जो है मिनिमम वेज मिलेगी। पर्सन के पास लाइफ टू लिवलीहुड है, और उसको जो है मिनिमम वेज जो है उसको इंश्योर की जाएगी। तो ये जो है आपको इकोनॉमिक जस्टिस देखने को मिलेगी, किसी के साथ जो है अनफेयर ना या फिर भेदभाव ना हो, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 39 हो गया, 41 हो गया, 43 हो गया डीपीएसपी में, तो ये इन 3 पॉइंट्स को यहाँ पे ये डिस्क्राइब करता है। तीसरा यहाँ पे आपका जो है वो है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस क्या इंश्योर करता है? सबसे पहली बात है यहाँ पे ये बोलता है भी यहाँ पे आपके पास जो है जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जितने और सिटीजन्स के पास है उतने ही आपके पास भी होने चाहिए। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स टू ऑल द सिटीजन, ये इंश्योर किए जाते हैं, ठीक है। दूसरा आपको जो है यहाँ पे जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाएगा, क्योंकि हर पर्सन जो 18 साल के ऊपर का एज हो जाता है, ठीक है, उसको जो है वोट करने का यहाँ पे जो है अधिकार है, ठीक है, उसका राइट है। तो आपको जो भी यहाँ पे जो है पॉलिटिकल ये राइट दिया जाएगा। और तीसरे बात बोलती है ये जो है राइट टू कंटेस्ट इन इलेक्शन।
ठीक है जी, आप जो है इलेक्शन में जाके खड़े हो सकते हैं। तो ये आपकी जो है जस्टिस है। तो जस्टिस यहाँ से आपसे पूछा जाएगा, तो यहाँ पे जो है जस्टिस 3 है, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आपको जो है प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। बाकी जो है आपको जो डिस्क्रिप्शन है आप मेंस में यहाँ पे राइट कर सकते हो इनको, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब क्या है, इनइक्वालिटी को यहाँ पे रिमूव करना है और वीकर सेक्शन के साथ यहाँ पे जो है एफर्मेटिव एक्शन लेना है। ये जस्टिस का यहाँ पे सिंपल सा मतलब सोसाइटी में है, ठीक है। सोसाइटी में किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, अगर हो रहा है तो उसको यहाँ पे जो है खत्म किया जाए। दूसरा इकोनॉमी के ऊपर बात है। इकोनॉमी में सबसे पहली बात है जो है राइट टू लिवलीहुड, हर पर्सन के जो है यहाँ पे जो है रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। उसके साथ ही अगर यहाँ पे जो है अगर वो जॉब कर रहा है तो उसको मिनिमम वेज दी जाएगी। तीसरी बात यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे जो है आपकी जो इनकम इनक्वालिटी है उसको जो है यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली हम जो है रिमूव करने की कोशिश करते हैं टैक्स स्लैब के थ्रू। और उसके साथ यहाँ पे जो है फोर्थ पॉइंट के थ्रू यहाँ पे जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करते हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट स्कीम आती है तो हर पर्सन को जो है हम उसको जो है फेयरली उसको जो है एड ऑन करते हैं, ठीक है, अगर वो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है दूसरा वर्ड है आपका इक्वालिटी। ठीक है, इक्वालिटी में आ जाओ। अब इक्वालिटी जो है दो चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बात करता है, ठीक है, प्रियम्बल। पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, पहला देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे स्टेटस, दूसरा देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी, क्वालिटी ऑफ स्टेटस और दूसरा अपॉर्चुनिटी। तो स्टेटस में सबसे पहली बात बोलते हैं, आपको एक चीज याद रखनी है भी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समान जो है हर पर्सन बराबर है। तो यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस में आपको यहाँ पे ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। किसी के साथ जो है यहाँ पे पार्शियल ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी, कोई खास है, ठीक है, कोई खास नहीं है। और दूसरी बात है यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन है यहाँ पे आपको रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे, रेस के नाम पे है, ये आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो उसको बोलेंगे इक्वालिटी ऑफ स्टेटस। अब देखोगे आर्टिकल 18 में यहाँ पे जो टाइटल्स वगैरह होते हैं ना, ये सारे यहाँ पे हमने जो है अबॉलिश किए हुए हैं। नॉर्मल जैसे यहाँ पे जो है नवाब हो गया, कोई समथिंग लेता है, कोई कुछ लेता है, ठीक है। तो ये सारे टाइटल हमने यहाँ पे खत्म कर दिए हुए हैं, बहादुर के टाइटल है। तो ये एक तरीके से यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली यहाँ पे जो है स्टेटस के ऊपर बात करता है। भाई यहाँ पे जो है ये जो आपकी जो इक्वालिटी है ना, इसको ये खत्म करता है। तो इसलिए हम बोलते हैं भाई यहाँ पे जो है रिलीजन, रेस, कास्ट टाइटल लिख लो। ये टाइटल्स जो है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको जो है अवॉइड करोगे। और दूसरी बात यहाँ पे जो है, जब आपको जो है इक्वालिटी थ्रू अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ कहाँ पे देगी सरकार, आपको जो है एजुकेशन में देगी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में देगी। जो आपको जो है गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर अगर कोई भी वैकेंसी निकलती है तो हर पर्सन जो है एलिजिबल है उसको यहाँ पे फुलफिल करने के लिए। तीसरा यहाँ पे आपकी जो है ये पब्लिक ऑफिसेज है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और फोर्थ यहाँ पे आपको जो है ये जो एफर्मेटिव एक्शंस है, ये भी इंश्योर करते हैं आपके इक्वालिटी को, ठीक है। अब इक्विटी और इक्वालिटी में यहाँ पे एक टर्म है, ठीक है, आर्टिकल 14 में जब जाएंगे तब यहाँ पे आपको बताएंगे। तो एफर्मेटिव एक्शन भी इंश्योर किया जाता है भी यहाँ पे आपको जो है इक्वालिटी मिले। अब नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे जो है लिबर्टी, नेक्स्ट टर्म है आपकी लिबर्टी। तो लिबर्टी में यहाँ पे आपको जो है 5 टर्म्स देखने को मिलेंगी। तो जिसमें यहाँ पे मैंने बोला भी 2 ग्रुप्स में यहाँ पे ये डिवाइडेड है। तो फर्स्ट है आपके यहाँ पे थॉट एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है यहाँ पे बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है जी। तो 5 टर्म्स इसमें जो है लिबर्टी के साथ जुड़ी हुई है। अब देखो यहाँ पे ये जो थॉट एंड एक्सप्रेशन है, यहाँ पे थॉट एंड एक्सप्रेशन ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। इसमें यहाँ पे क्या है, ये जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है और एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे ये सेकंड स्टेप है। इसका मतलब क्या है, ये जो थॉट्स है ना आपकी, जो आप सोचते हो, ये आपके ओपिनियन को यहाँ पे शो करता है, ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है। थॉट क्या करते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं ओपिनियन को, ठीक है जी। और ये ओपिनियन फिर बाद में यहाँ पे आपके जो है एक्सप्रेशन में आते हैं, ठीक है जी। तो जिसमें आप जो है कुछ चीज़ों में आप उसके फेवर में जाते हो, कुछ चीज़ों में आप जो है उसके अगेंस्ट जाते हो, ठीक है, अगेंस्ट द फेवर। तो ये आपके जो है थॉट एंड बिलीफ का यहाँ पे जो है एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सी बात है यार, अगर आप जो है जो एक्सप्रेस आप वही कर पाओगे जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, थॉट्स चले हुए हैं। तो ये जो चीज़ें यहाँ पे जो है लिबर्टी के ऊपर है।
दूसरा है आपका जो है बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। तो ये चीजें जो है स्टेप बाय स्टेप जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे, ये सेकंड है और ये थर्ड स्टेप है। तो देखो बिलीफ का मतलब ऐसा होता है भी आप किसी आइडिया को होल्ड करते हो, ठीक है। व्हेन वी होल्ड एन आइडिया टू बी ट्रू, ठीक है, इसका मतलब होता है बिलीफ। फेथ का मतलब होता है व्हेन वी ट्रस्ट इन दैट आइडिया, उस आइडिया को मैंने मान लिया, अभी मेरे को पता है, तो दूसरे सेकंड स्टेप आएगा जब फेथ, फेथ को जब आप जो है उसको फॉलो करने लगोगे, उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे। और तीसरा यहाँ पे जो जब वर्शिप आता है तो उसका मतलब ऐसा होता है व्हेन वी स्टार्ट टू प्रैक्टिस दैट आइडिया, ठीक है। जो आइडिया हमारे, उसको हम जो है यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, तो उसको हम वर्शिप बोलते हैं। बिलीफ का मतलब क्या हुआ? व्हेन वी होल्ड एन आइडिया टू बी ट्रू, ठीक है जी। हमारे पास कोई थॉट है, ठीक है, रिलीजन के ऊपर यहाँ पे ये बात हो रही है, बिलीफ के ऊपर बात हो रही है। तो यहाँ पे जो है आपके पास एक आइडिया है जिसको आपको पता है भी ये ट्रू है, तो ये आपका बिलीफ है, ठीक है जी। अब फेथ उसका जो है नेक्स्ट स्टेप है, जब आपको पता है भी ये ट्रू है तो आप जो है उस आइडिया के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। व्हेन वी ट्रस्ट इन दैट आइडिया, ठीक है जी। अब क्या हो गया, उस आइडिया के ऊपर हमको जो है ट्रस्ट हो गया है। और तीसरा स्टेप आपका आता है वर्शिप। तो वर्शिप में हम बोलते हैं व्हेन वी स्टार्ट टू प्रैक्टिस दैट आइडिया, जब उस आइडिया को अब हम जो है प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैं मानता हूँ भगवान राम के ऊपर यहाँ पे जो है वही जो है ऑल माइटी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपकी जो है फाइनल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा, प्रैक्टिस दैट आइडिया, ठीक है जी। तो ये आपका जो है यहाँ पे लिबर्टी से रिलेटेड था। अब आ जाओ नेक्स्ट जो है यहाँ पे फ्रेटर्निटी। देखो ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है अलाउ है, ठीक है। अगर आप जो है मान लो यहाँ पे ये जो बिलीफ है ना, अगर सरकार बोलती है भी हम जो है आपकी बिलीफ को बैन कर देंगे, भी आप क्या मानते हो हमारे ऊपर यहाँ पे जो है, हम इस चीज़ को यहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है, हमारे लिए। अगर आपका जो है बिलीफ ही यहाँ पे खत्म हो जाता है तो आपका फेथ कहाँ से आएगा, ठीक है। फेथ यहाँ पे ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और प्रैक्टिस जो वर्शिप है वो भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, ठीक है। या फिर सरकार बोलती है भी हमारा जो आपका जो फेथ है ना, हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं, ठीक है। अगर आपका जो है फेथ खत्म हो गया फिर से आपकी जो है वर्शिप यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़ी हुई है। अब फ्रेटर्निटी के ऊपर आ जाओ। फ्रेटर्निटी सिंपल सी बात है, इसमें क्या एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। भाईचारा, तो भाईचारा में है, आप भाईचारे में अश्योर करोगे, आप जो है इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है उसको मेंटेन रखोगे, उसको अपशब्द नहीं बोलोगे कुछ भी, ठीक है। और आप जो है नेशन, जो आपका देश है ना, उसकी यूनिटी और इंटीग्रिटी बनाए रखनी है। ऑफ नेशन, ठीक है जी। तो ये आपका जो है प्रियम्बल है। और लास्ट जो है क्या है, डेट ऑफ अडोप्टेशन, वो आपको पता है, ठीक है, 26 नवंबर जो है। अब एक बात पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? बोल सकते हो या नहीं बोल सकते हो? क्वेश्चन है भी, प्रियम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है? देखो जो आपकी 1960 की जजमेंट है, बेरुबारी केस है, तो ये मना कर देता है भी यहाँ पे जो है आपका जो है प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। बट आपका जो 1973 का यहाँ पे केशवानंद भारती केस होता है, ये यहाँ पे एक्सेप्टेंस देता है भी आपका जो प्रियम्बल है ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भी यहाँ पे प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, तो आप बोलोगे भी हाँ ये पार्ट है। और दूसरा यहाँ पे अगर मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन है, क्या प्रियम्बल अमेंडेबल है या नहीं है? इसको अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो देखो इसके ऊपर में जो है आपका ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है ना, तो यहाँ पे ये अमेंड हो गया था, जिसमें यहाँ पे आपका जो है सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी यहाँ पे ऐड किया हुआ, तो यहाँ पे ये अमेंडेबल है, यहाँ पे इसको जो है आप अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बात बोल देता हूँ, यहाँ पे जो है प्रियम्बल जो है आपका जो है कोई सोर्स ऑफ पावर नहीं है, इस चीज को यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, जो आपका प्रियम्बल है ये नॉन जस्टिसेबल नेचर का है,
तो नोट करके रखना। इसका मतलब क्या है, प्रियम्बल इज नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। ये एक प्रीफेस है यहाँ पे जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन में बता सकते हैं, अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई हाँ ये चीज़ें हमारे को देखने को मिलेगी। ठीक है जी। तो प्रियम्बल ये है। अब देखोगे अगर आप जो है प्रीलिम्स में यहाँ से जो है अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, और प्रीलिम्स के बाद आप जो है अगर मेंस में जाओगे तो यहाँ पे जो है ये जो मैंने फ्रेमवर्क बताई है ना आपको, ये मेंस में इस फ्रेमवर्क को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। यहाँ पे जो है उसका सोर्स क्या है, ये क्या है, ये क्या है। स्टेट पीसीएस में तो बड़ी आम सी बात है ऐसे क्वेश्चन पूछने में। और इंटरव्यू में सर काफ़ी ज़्यादा धमाल हो गया था अभी पीछे, जैसे एचपीएस का जो है यहाँ पे 2024 का इंटरव्यू देख रहा था, तो जिसमें जो है यहाँ पे ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे पूछ रहे हैं प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल क्या है। और उसमें मैं देख के परेशान हो गया भाई क्या पूछ रहा है भाई, इतने आसान सी चीज़। ठीक है। तो उसमें जो है लोग जो है रटने बैठे हुए थे, जो जितने भी यहाँ पे जो है इंटरव्यू में पहुंचे हुए थे वो सारे के सारे बोल रहे थे विद द पीपल ऑफ इंडिया सॉन्ग रिजॉल्व इंडिया समथिंग समथिंग समथिंग, और बीच में अटक रहे थे। ठीक है। तो आप जो है हिंदी में बोल सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो आप बोलो भी 4 कंपोनेंट्स में यहाँ पे बटा हुआ है, यहाँ पे इसमें जो है लोगों के लिए ये नेचर है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसका अलग है, इसका अपने जो है स्टेट का नेचर अलग है, लोग जो है इसको जो है पावर ड्राइव करते हैं, और उसमें जो है चौथा यहाँ पे अडॉप्टेशन है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। और ध्यान रखना यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, प्रियम्बल से क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बनते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पे जो है हर 2 साल या 1 साल के गैप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री है ना, देखो मेजोरिटी ऑफ द चीज़ जो एक्ट्स वगैरह है ना वो मैंने यहाँ पे जो है छोड़ दी है, क्योंकि वो हिस्ट्री का है। बट मैं इतना आपको एश्योर कर देता हूँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में भी लेंगे, तो जिसमें यहाँ पे आपका जो है जो आपके सोर्सेज हो गए। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है क्या सोर्स हमने कहाँ कहाँ से क्या उठाया हुआ है, और दूसरा यहाँ पे आपका जो है फिर हम आ जाएंगे अमेंडमेंट्स के ऊपर। ठीक है जी। क्योंकि अमेंडमेंट्स जो है अभी कराना जरूरी है, क्योंकि बाद में आपको समझ नहीं आएगी। जैसे मैं आ जाऊँगा यूनियन स्टेट में आर्टिकल 3 और 4 के ऊपर कौन कौन सी सिंपल जो मेजोरिटी है उसके बारे में अगर मैं बोलूँगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो अमेंडमेंट्स को देखेंगे हम, उसके बाद फिर हमें जो है आपके जो है पार्ट 1 में आ जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक टाटा बाय बाय।